सो हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन हिंदू एनालिसिस 31 मई के लिए, राइट। उससे पहले कुछ आपसे बातें करनी है, जैसे कि आज से अपन एक पर्सनैलिटी का टॉपिक रखेंगे, एक साइंस का टॉपिक रखेंगे, एक मैपिंग का टॉपिक रखेंगे और एक दो एडिटोरियल ऐसे रखेंगे जिससे अपन डायरेक्ट मेंस के आंसर लिख सके या मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। और कुछ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी वो कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने आपको 26 मई को रशिया यूक्रेन का मैप कराया फर्स्ट में, राइट। और वो डायरेक्ट आपके 28 मई को प्रीलिम्स में पूछा गया कि यूक्रेन में कौन कौन बॉर्डर टच करता है। तो आप देखिए कि हिंदू एनालिसिस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं आपको डेली की, आप डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स का आंसर कर सकते हैं, सोचिए, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का एनालिसिस। Savarkar could not tolerate mindset of slavery, says Modi. So our honorable Prime Minister is paying tribute to the V.D. Savarkar, our freedom fighter. ठीक है, तो उनके बारे में अपन जानेंगे कि उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी, इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। तो ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी क्या है? एक सीक्रेट सोसाइटी है। किसने फाउंड करी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। इनके साथ एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904। तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि अभिनव भारत किसने फाइंड करी थी, ठीक है। गणेश दामोदर ने नहीं, उनके साथ करी थी विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इनिशियली फाउंडेड एट नासिक एट मित्र मेला, एस मित्र मेला। तो पहले इसको मित्र मेला बोला जाता था, ठीक है। द सोसाइटी वाज एसोसिएटेड विद सेवरल रेवोल्यूशनरीज and the political activists branches in various parts of India House and London। ये देखिए कि कहाँ काफी रिवोल्यूशनरी से जुड़ी हुई थी, काफी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जुड़े हुए थे। इसकी वेरियस ब्रांचेस थी इंडिया और लंदन में, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, वो बोल देगा कि इसकी ब्रांचेस इंडिया में ही थी, राइट। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट पॉइंट, अभिनव भारत सोसाइटी। उसके बाद आती है अपनी सेकेंड, इंडिया हाउस। तो इट वॉज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंदन, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड ही थी, वीडी सावरकर जी से रिलेटेड, तो उससे ही रिलेटेड अपन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, राइट। इट वाज ओपन टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन, फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सॉरी, फ्री इंडिया सोसाइटी इसका टॉपिक है। इंडिया हाउस क्या करता था? प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन। तो जो नेशनलिस्ट व्यूज प्रमोट करने थे लंदन में, वो किसके द्वारा किए जाते थे? इंडियन हाउस के द्वारा, राइट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद पढ़ते हैं अपन फ्री इंडिया सोसाइटी। It was a political organization of Indian students in England committed to obtaining the independence of India from British rule. So, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था? ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये था कि अपन को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस लेनी है। Initially, an intellectual group became a revolutionary outfit under its founding leader, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। तो मोस्टली इसको लीड करने वाली कौन थे? मैडम भिकाजी कामा। तो फ्री इंडिया सोसाइटी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन हिंदू महासभा पर। इट वॉज पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन 1933। इट वॉज फाउंडेड बाय वीडी दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो हिंदू महासभा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1933 में। कौन थे? वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय एंड मदन मोहन मालवीय, राइट। इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए, तो हिंदू महासभा, फ्री इंडिया सोसाइटी, इंडिया हाउस, अभिनव भारत सोसाइटी, अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उन चीज को आंसर कर पाए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक कहता है प्रेवलेंस इन 8 स्टेट्स इन 2001, डेंगू नाउ इज अ नेशन वाइड इन्फेक्शन। तो देखिए डेंगू कैसे एक इन्फेक्शन के तौर पे बढ़ रहा है, राइट। तो अपन ये जानेंगे कि डेंगू क्या होता है, उसके लिए कोई सेंट्रल एजेंसी है क्या, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, राइट। जैसे इस कंट्रोल से रिलेटेड अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, राइट। डेंगू इज अ मस्कीटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। ट्रॉपिकल डिजीज है कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस जेनस फेलिवेरस, ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मस्कीटो विद इन द जेनस एडस, प्रिंसिपली एडिस इजिप्टाई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये ट्रॉपिकल डिजीज है, किसके द्वारा स्प्रेड होती है? एडिस इजिप्टाई की, ठीक है। The mosquito also transmits chikungunya, yellow fever and Zika infection, ठीक है। तो मस्कीटो और क्या क्या ट्रांसफर कर सकता है?
ट्रांसमिट कर सकता है, चिकनगुनिया दे सकता है, येलो फीवर करा सकता है, जीका इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये तीनों की तीनों चीजें इस मस्किटो से हो सकती है, तो ध्यान रखें। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अब इसके रिलेटेड नोडल एजेंसी कौन सी है, ठीक है। NVBDCP is the central nodal agency for the prevention and control of 6 vector-borne diseases. The first है मलेरिया, सेकंड है डेंगू, थर्ड है lymphatic filariasis, फोर्थ है काला अजहर, फिफ्थ है जापानीज इंसेफेलाइटिस, फिफ्थ है चिकनगुनिया इन इंडिया। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये नोडल एजेंसी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 6 वेक्टर बोर्न डिजीज से डील करती है, ठीक है। और किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मोस्टली यूपीसी यही क्वेश्चन पूछेगा कि दिस एजेंसी डील्स विद द 7th और 8th, तो आपको पता होगा कि नहीं 6 वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं, सर ने बताया था, राइट। कौन सी एजेंसी, ये आपको ध्यान हो गया। उसके बाद आपको बोल देगा कि ये नहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। सो उसके बाद क्या बोलता है, कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग बैक्टीरिया। तो रिसेंटली researchers from the World Mosquito Program having used mosquitoes infected with Wallabacche bacteria to successfully control dengue in Indonesia, right। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी डिप्लॉयमेंट्स की गई थी कि आप एक कंट्रोल मेथड लेके आ रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो वोलाबाची मेथड क्या है, वोलाबाची मेथड आप दूसरी जो फीमेल्स जो इफेक्ट कर रही हैं उनको स्टेराइल कर देते हैं, मतलब वो कि अब वो इफेक्ट ना कर पाए, राइट। तो ऐसा मेथड लाया गया था, ठीक है। और यूपीसी प्रीलिम्स में आपका डायरेक्ट वोलाबाची मेथड डायरेक्ट का डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए 2022 में पूछा गया मियावाकी मेथड, एक सेकंड मैं आपको क्लियरिंग कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मियावाकी मेथड मिनी फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद पूछा गया वोलाबाची मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया, उसके बाद अब देखिए 2022, 2023, 2024, तो एक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता है कि ये पैटर्न में चल रहा है, राइट। तो अपन इस साल कोई ना कोई मेथड देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेंगे, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है टू फ्री अप प्रिजन स्पेसेस ऑथोरिटीज वेट प्लान टू पे फॉर अंडर ट्रायल्स बेल, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि हाँ अपने यहाँ क्या है, एक्चुअली प्रेजेंस का ओवरबर्डन है, मतलब कि जो अपनी प्रेजेंस की पॉपुलेशन है वो 70% तो अंडर ट्रायल ही है। तो आप सोचिए कि अपन कितना अंडर ट्रायल पॉपुलेशन को अपने अंदर रखा हुआ और उसकी वजह से कितना अपना वेस्टेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिनको अपन अंदर डालना चाहिए उनको नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। तो proposals may deconquest city presence by at least 20%, says prison department officials. It includes suggestion to overhaul legal assistance system, effective implementation of the prohibition law, ठीक है। तो अपन देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड। तो प्रिजन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। प्रिजन पर्सन्स डिटेन देयर इन अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 4 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7th शेड्यूल की कौन से लिस्ट में है आपको बता रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में है तो सिंपल सी बात है स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी। However, the Ministry of Home Affairs provide regular guidance and advice to states and UTs on various issues concerning prisons and prison inmates, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलर गाइडेंस देती रहती है, ये नहीं बोल रहा है कि रूल्स बनाती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको बोल देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूल्स बनाने लग जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, चलिए अपन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख रहे हैं तो अपन ने स्टेट सब्जेक्ट देख लिया, अपन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड टर्म लिखी हुई है, राइट। तो वो देखते हैं, द इम्प्रिजमेंट ऑफ अ पर्सन विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम देम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस और मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो क्या बोलता है कि अगर कोई अपन को लगता है कि पहले से कुछ करना चाहता है, मतलब लाइक कुछ ऑफेंस करना चाहता है, तो उसको अपन पहले से ही डिटेन कर लेते हैं, लाइक उसको प्रिजन में डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कि उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़े नहीं, राइट। तो अपन कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं, आर्टिकल 22 सेक्शन 3B of the Constitution allows preventive detention and restriction on personal liberty for reasons of state security and public order, तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। Further, Article 22(4) state that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than the 3 months unless, ठीक है। तो unless authority
प्रिस्क्राइब्स कि हाँ आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, जब तक उसके आगे नहीं रख पाएंगे 3 मंथ्स तक वो रख सकते हैं, राइट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। फर्दर आर्टिकल स्टेट्स दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ऑथराइज द रिटेंशन ऑफ पर्सन, ठीक है। मतलब कि कोई लॉ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन अथॉरिटी बाद में डिसाइड जरूर कर सकती है, राइट। चलिए, तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, 22 सेक्शन 4। तो जब आप अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आप इस प्रिवेंटिव डिटेंशन पे ध्यान दें, क्योंकि प्रिजन 3 साल से न्यूज में चल रहा है और यूपीसी ने अभी तक इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा है। प्रिजन से रिलेटेड अभी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वो बहुत अलग क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन आना बनता है, 2024 में आपके रिलेटेड जरूर आएगा, या 2023 के मीन्स में रिलेटेड जरूर आएगा, राइट। तो आप इसकी देख लीजिएगा कि एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है 40 एक्सट्रीमिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर्स सेज बेरिंग। सो अपने लिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, राइट। एक्सट्रीमिज्म अपने सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। तो अपने सिलेबस में है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, GS3 सिक्योरिटी का टॉपिक, राइट। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म organizations are the groups that try to bring change through violent revolution. They are against democratic institutions and use violence to subvert the democratic process at ground level. तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या करते हैं, वायलेंस का यूज करते हैं, किस लिए, ग्राउंड लेवल पे अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, राइट। जैसे कोई गवर्नमेंट चल रही है तो उसको क्या करेंगे, वायलेंस करके उस चीज गवर्नमेंट को हटा के अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे, राइट। The movement has spread across eastern India in less developed areas of Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. तो अपन ये देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट वहां पे भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, राइट। तो अपन ये देख लेते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, राइट। सबसे पहले इनइक्विटेबल डेवलपमेंट। अपन देखते हैं कि अपन सारा डेवलपमेंट यहाँ दिल्ली, मुंबई, ये सारी जगह कर रहे हैं, लेकिन वहां डेवलपमेंट कौन करेगा, राइट। उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। द फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म स्पेशली, तो लैंड रिफॉर्म्स सारी जगह पॉसिबल नहीं हो पाए, राइट। तो वो भी एक प्रॉब्लम रह जाती है, राइट। उसके बाद आता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वही मैंने आपको बताया कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे प्रॉब्लम है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, डिसअपियर अबाउट द फ्यूचर, राइट। जैसे कि कहीं पे तो किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है और किसी को यहीं पे 10,000 की जॉब मिल रही है। तो देखिए कितनी सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब लाइक एक ही जगह पर काफी जनों को डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं, राइट। चलिए, तो डिसऑनेस्ट एंड सेल्फ सर्विंग डोमिनेंट ग्रुप्स, ठीक है। पॉलिटिकल डेप्रिवेशन लीडिंग टू होपलेसनेस और सेंस ऑफ पावरलेसनेस। तो वहां पे पॉलिटिक्स में भी लोगों को इजीली एंटर नहीं कराया जाता है, तो एक सेंस ऑफ पावर नहीं आ पाती, राइट। लैक ऑफ, जैसे कि मेरा आपका कहना ये है कि मोस्टली जो भी अपन ने एमपीज देखे हैं वो मोस्टली रिच स्टेट से आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, यूपी, राजस्थान, ठीक है। अपन ये नहीं देखते कि मणिपुर से कितने हैं या वहां से कितने जजेस आ रहे हैं या समथिंग, ऐसे चीजों को अपने को देखना जरूरी है। लैक ऑफ टाइटल टू पब्लिक लैंड कल्टिवेटेड बाय द लैंड स्वीपर, टाइटल मैंने आपको ये बताया कि लैंड रिफॉर्म नहीं है, ठीक है। गवर्निंग डेफिसिट रहता है रेड कॉरिडोर रीजन्स में, इस चीज का ध्यान रखना। लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। पीडीएस वहां पे इतना एक्चुअली फंक्शनल नहीं कर पाता है। डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अपन ये तो देखते हैं कि अपन जाके वहां के फॉरेस्ट ले लेते हैं, लेकिन उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है, उनको कोई अल्टरनेट वर्क देना है या नहीं देना, उसके रिलेटेड कोई वर्क करता ही नहीं है, राइट। तो उस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि अपन जब अपना आंसर लिखें तो अपन ये सारे पॉइंटर्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे अपने मार्क्स इजिली बन पाएंगे, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें और जब भी आंसर करने जाए तो कोई भी चीज के रीजन सोच के जाए कि हाँ आप इसको कैसे आंसर आउट करेंगे। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है नाविक लॉन्च, व्हाई रीजनल नेविगेशन सिस्टम मैटर्स, ठीक है। सो नेविगेशन सिस्टम से रिलेटेड अभी जस्ट यूपीसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, राइट, जिसका किसका ओन नेविगेशन सिस्टम है, तो वो था जापान, राइट। तो इस चीज का अब ध्यान रखें। चलिए आज अपन अपने नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक is an Indian regional navigation satellite system IRNSS developed by the Indian Space Research Organization। तो नाविक किसने डेवलप किया है, इसरो ने किया है, राइट। आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। IRNSS consists of 8 satellites, 3 satellites in geostationary orbit and 5 satellites in geosynchronous orbit। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि IRNSS क्या क्या कंबाइन करती है। 8 सैटेलाइट्स हैं, 3 कहाँ हैं, जियोस्टेशनरी में,
5 का है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजिशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका मेन वर्क क्या है, रिलायबल पोजीशन करना, नेविगेशन मतलब कि नेविगेशन देना, टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया मतलब कि जैसे कोई भी आपकी शिप है, राइट, वो अगर कोई वाटर्स में है तो उसको रिलायबल लोकेशन देना, कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, नेविगेशन रूट प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये अपना खुद का होगा ना तो अपने को दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। It works just like the established in the popular US Global Positioning System (GPS), but within a 300 किलोमीटर radius over the subcontinent. तो जैसे कि GPS ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है, अपन देखते हैं जब भी अपन गूगल मैप यूज करना होता है GPS डाल दिया, राइट। लेकिन बस नाविक भी उसी तरह काम करेगा, लेकिन GPS ग्लोबल लेवल पे काम करता है और अपना नाविक 1500 किलोमीटर में ही काम करेगा, राइट। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। It has been certified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), a global body for coordinating mobile telephone standards. तो ये सर्टिफाइड कर दिया गया है by this organization। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा मोस्टली, राइट। आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि कितना बॉर्डर्स कवर करती है, 1500 किलोमीटर, ग्लोबल नहीं है, ठीक है। पहले भी नेविगेशन सिस्टम पे यूपीएससी फिल्म्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद जाके क्या बोल दिया गया है, उसके बाद जाके ये बोल दिया गया है कि इसके में 8 सैटेलाइट्स है जो कि 3 जियो स्टेशनरी में है और 5 जियो सिंक्रोनस में, राइट। आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए। चलिए तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है उस चीज को अपन देखते हैं, ठीक है। ये अपने लिए डायरेक्ट अपने मेंस के आंसर रिलेटेड में इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आपको एक चीज बतानी थी पहले, आरएनएसएस के बारे में मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट, 10 मार्क का। तो इसके रिलेटेड आपका पूरा मटेरियल रेडी होना चाहिए कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। इसके पोटेंशियल्स देख लीजिएगा कि हाँ इसके पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं, उसको आप कैसे अपने यूज करेंगे, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, राइट। इससे रिलेटेड एक नोट्स बना लीजिएगा, तो अगर इनसे कोई क्वेश्चन वापस रिपीट हो तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। चलिए तो अपन अब देखते हैं, इंडिया सीज रिडक्शन इन स्टंटिंग बट वेस्टिंग एंड ओबेसिटी आर कंसर्न्स रिपोर्ट। तो देखिए ऐसे काफी रिपोर्ट्स हर साल आती है और यूपीएससी भी उनसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी 2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर वापस इसको रिपीट करेगा, राइट। 1.6 crore fewer stunted children aged under 5 in 2012, तो कम हुए हैं, पहले 2 करोड़ समथिंग हुआ करते थे, राइट। जॉइंट न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी मार्जिनली इंक्रीज ड्यूरिंग द डिकेड। तो अपन ये भी देख रहे हैं ओबेसिटी माने मोटापा, तो वो इंक्रीज सब में हो रहा है क्योंकि अपने सेटिंग आवर्स बढ़ गए हैं, अपन कुछ फिजिकल वर्क वगैरह नहीं करते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे कारण हैं कि हाँ अपनी ये साइज इंक्रीज हो रही है। चलिए अगर आपको माल न्यूट्रिशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसीज और एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इनटेक, imbalance of essential nutrients or impaired nutrient utilization. The double burden of malnutrition consists of both undernutrition and overweight and obesity, as well as diet-related non-communicable diseases. तो माल न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि ये क्या रेफर करता है, डेफिशिएंसीज हो या कोई एक्सेस हो जाए न्यूट्रिएंट्स में, जिससे कि इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना हो पाए, ठीक है। डबल बर्डन ऑफ malnutrition क्या होता है, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन भी है और ओवरवेट ओबेसिटी भी है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, ओबेसिटी क्या होता है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट इन आवर 4 ब्रॉड फॉर्म्स, फर्स्ट इज वेस्टिंग, सेकंड इज स्टंटिंग, थर्ड इज अंडरवेट, फोर्थ इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। सो स्टंटिंग क्या होता है ये अब मैं बताता हूँ। स्टंटिंग क्या होता है, पीपल हु आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज। तो देखते हैं अपन की जैसे जिनकी एज हो गई, राइट, 24 हो गई, लेकिन उनकी जो हाइट है वो मोस्टली छोटी रह जाती है, लाइक 20 के हिसाब से, 20 के बाद वो ग्रो नहीं हुए, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वेस्टिंग, पीपल हु आर टू थिन फॉर देयर हाइट। तो जैसे कि कोई 16 साल का बच्चा मानिए, मतलब 16 साल का बच्चा मानिए, वो इनसे भी बड़ा हो गया, राइट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन उनका वेट इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ वो पतली सी हड्डी जो आप देखते हैं ना, मतलब लाइक सीधे खड़े हो जाते हैं, सॉरी फॉर द कमेंट्स, बट हाँ लाइक जैसे कि आप देखते हैं ना बहुत पतले होते हैं, लाइक उनका वेट इंक्रीज नहीं होता, तो उनको कहेंगे वेस्टिंग, राइट। और जिनकी छोटी हाइट रह जाती है उनको कहेंगे स्टंटिंग। यहाँ पे किसी के रिलेटेड कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, राइट। उसके बाद देखते हैं अपन ओबेसिटी। तो जो जिनका हाइट कम ही रह जाए या बराबर रहे, उसके बाद लेकिन उनका पेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए,
तो उसको कहेंगे ओबेसिटी। पीपल हु आर ओवरवेट मतलब अपने वेट से ज्यादा वेट होना, ठीक है, उसको कहते हैं ओबेसिटी। तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तीनों चीजें एक मेजर फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन होती हैं, ठीक है। जब भी आप इस चीज को आंसर आउट करें तो आप इजिली कर सकते हैं। तो अपने को अब आप मुझे वो बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि फूड से रिलेटेड कौन सा एसडीजी गोल अपने यहाँ पे है, राइट। तो आपको पता, मेरे को पता लगेगा कि कितने जने इस वीडियो के लास्ट तक आए हैं, कितने जनों ने इसको सुना है, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।